हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एनएलएम को अपन आगे बढ़ाएं। बताओ लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, जल्दी से बताओ। लास्ट लेक्चर में अपन ने टाइप्स ऑफ फोर्सेस है ना, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट नंबर इज कॉन्टेक्ट फोर्स, व्हाट कॉन्टेक्ट फोर्स, एंड नंबर टू इज गॉट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। दैट क्लियर? चलो ठीक है। कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ये दो टाइप के फोर्स अपन ने डिस्कस कर लिया था, लेकिन अपन ने इनके बारे में अच्छे से बात नहीं करी थी। फिर अपन ने क्या करा था बच्चों, न्यूटन को याद कर लिया था। क्या किसको याद कर लिया था बच्चों? अपन ने न्यूटन को। न्यूटन के तीन लॉ अपन ने पढ़ लिए थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अच्छा बच्चों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का थोड़ा सा डिस्कशन में थोड़ा सा हैवी लेके चलूं। सबसे पहले इसमें ये बताते हैं कि फोर्स नाम की एक चीज होती है। इसमें फोर्स को मेजरमेंट कर रहे हैं। इसमें अपन को ये बताया जाता है कि नेचर ऑफ फोर्स क्या है। नेचर ऑफ फोर्स मतलब ये हमेशा पेयर में होंगे। किस में होंगे बेटा? पेयर में होंगे। समझ में आ गया? तो फर्स्ट नंबर वाले में तो क्या बताया जा रहा है कि हाँ, ये लॉ डिफाइन करता है कि फोर्स नाम की चीज है। सेकंड लॉ बताता है कि मेजरमेंट मतलब फोर्स को मेजर किया जा सकता है, एफ बराबर एम ए से। और नेचर ऑफ फोर्स मतलब ये हमेशा पेयर में होते हैं, जैसे कि एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आया बच्चों? तो इसी से अपने पास बच्चों एक फोर्स का नाम आया बच्चों। किसका नाम था? उसका नाम था रिएक्शन फोर्स। क्या आया था बच्चों? एक नया फोर्स हमारे पास, रिएक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स को ही एक और वर्ड से बोलते हैं बच्चों अपन, क्या? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इज दैट क्लियर बच्चों? वेरी गुड। नाउ वी हैव, थोड़ा सा मैं माइक से कर लूं, अपनी आवाज क्लियर आ रही है चेक कर ले अपन बच्चों। बिल्कुल सही आ रही है आवाज। इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं, इसको इसके नीचे दबा देता हूं, ठीक है। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा अपन आगे चलेंगे, है ना। आगे इन द सेंस कि हमने एक चीज पढ़ी थी, वो क्या था बच्चे? हमने देखो बच्चों इसके बारे में पढ़ लिया था। एक तो पढ़ा था अपन ने मोमेंटम, पढ़ा नहीं पढ़ा बच्चों? अपन ने पढ़ा था एक तो मोमेंटम, और एक पढ़ा था अपन ने बच्चों इम्पल्स, है ना। पर चलो बच्चों, मोमेंटम के ऊपर बात करें तो P बराबर क्या था बच्चों? mv। P इज इक्वल टू क्या था बच्चों? mv। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता था? F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जबकि इम्पल्स क्या कहता था? इम्पल्स I या J से रिप्रेजेंट करेंगे चेंज इन मोमेंटम को, इम्पल्स बोलते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल। समझ में आया कि बच्चे? ये था इम्पल्स और ये था फोर्स। इज दैट क्लियर? ओके बच्चों, फिर इसके बाद अपन ने एक चीज और देखी थी, क्या? कि जो फोर्स है F बराबर एम ए, ये आया कहां से था? हम अधिकतर तो फोर्स कैसे लेते हैं? फिजिकल टू एम ए, क्योंकि वहां पर मास को कांस्टेंट माना जाता है, लेकिन ऐसी कोई चीज होती नहीं है। अगर अपन थोड़ा सा ढंग से देखें तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास dp बाय dt। P इज इक्वल टू क्या है बेटा? dt अपॉन dt। यहाँ पर आ जाएगा mv। अब यहाँ पर तीन कंडीशन हो सकती है, एक तो जब मास कांस्टेंट हो, एक जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और एक जब मास और वेलोसिटी दोनों के दोनों क्या हो बच्चे? वेरिंग हो। क्या हो बच्चे? वेरिंग हो। क्या समझ में आई क्या मेरी बात? इज दैट क्लियर? इसको राइट डाउन करो बच्चों, जल्दी से, जल्दी से देखो बच्चों, एक बार देखो, एक बार ढंग से देखो। 2 मिनट में आता हूं मैं ना। हम्म दिख रहा हूँ क्या बच्चों मैं तुमको अच्छे से? माइक लगा लो मैं एक बार, फिर अपन आगे देखते हैं। देखो बच्चों, इस वाले फॉर्मूले से क्या अपन को पता चला? जल्द से बताओ। इस वाले फॉर्मूले से हमें एक चीज पता चल चुकी है कि यहाँ पर मास कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, और दोनों अगर वेरिएबल हो तो हमारे पास फोर्स के फॉर्मूले क्या क्या बन जाते हैं? मास कांस्टेंट में तो मास बार आ जाएगा, dv बाई dt हो जाएगा, कि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी बार आ जाएगी, dm बाई dt। और इसके अंदर m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। समझ में आ गया क्या बेटा? ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में अपन ने बातें कर ली थी। उसके बाद बच्चों एक और नोटेशन आता है, जैसे सुनना, हमने एक चीज पढ़ी थी बच्चों, इम्पल्स, ठीक है, पढ़ लिया। फिर अपन ने क्या पढ़ा बच्चे? मोमेंटम, ये भी अपन ने पढ़ लिया। अब हमने एक फोर्स और पढ़ा था, रिएक्शन फोर्स। तो एक्चुअली में एक्शन रिएक्शन पेयर से, एक्शन रिएक्शन वाले कंसेप्ट प्लस मास
वेरिएबल है ना। मास वेरिएबल का मतलब समझते हो, जब द्रव्यमान क्या हो बच्चों, कम ज्यादा हो, है ना, मास चेंज होता रहे, तो ऐसे केस के लिए बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आता है, वो वर्ड क्या है बेटा, रॉकेट प्रपल्जन, है ना बच्चे। हम क्या करेंगे, रॉकेट प्रपल्जन, है ना। रॉकेट प्रपल्जन का डेरिवेशन देखेंगे बच्चों, शॉर्ट ट्रिक में समझाता हूँ, अच्छे से याद रखना, है ना। मान लो ये हमारे पास क्या है बेटा, रॉकेट है, ठीक है। तीन अलग अलग पार्ट बनाऊंगा, तीनों अलग अलग पार्ट से एक परफेक्ट डेरिवेशन तैयार होगा, जो कि शॉर्ट ट्रिक से हमारे सामने मिल जाएगा। तुम्हें कोई रटने की जरूरत नहीं बच्चों, बड़े ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि तुम 11th और 12th दोनों अच्छे से पढ़ चुके हो। जरा देखो, मान लेते हैं कि ये भी कौन सी स्टेज में, अभी अपन ने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है v नॉट। क्या दी है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी। देयर इज नो एनी गैस लीकेज, देयर इज नो एनी इंजन बर्न, किसी प्रकार का कोई इंजन बर्न नहीं हो रहा है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी अपन इसको किसी पर लेके जा रहे हैं ऊपर, ठीक है ना। तब इसका मास कितना मान लेते हैं बच्चों, अपन m नॉट मान लेते हैं। जब ये इसका m नॉट जो है वो कौन सा मास है बेटा, m नॉट जो है वो इसका है एक्चुअल मास, समझ रहे हो क्या बच्चों, इज दैट क्लियर। तो मैं बात कर लेता हूँ, ये t बराबर 0 पर है। अगर मैं t बराबर t की बात करूंगा, तब इसका मास m से क्या हो जाएगा बच्चे, m हो जाएगा। इसका मतलब सम अमाउंट ऑफ मास विल रीच इन द फॉर्म ऑफ गैस बर्न। सही बात है ना बच्चों, जैसे जैसे गैस जलती है, वैसे वैसे उसका मास कम होता जाएगा। समझ रहे हो बच्चों, गैस का मतलब समझते हो। इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मान लो कि यहाँ पर आधी, इसके अंदर क्या भरी हुई बच्चों, यहाँ पर ये गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई बच्चे, ये गैस भरी हुई है। और इसी प्रकार यहाँ पर भी आधे अमाउंट पर गैस जो है वो पहले इतनी थी, क्या अब क्या होगी बच्चे, इतनी होगी। समझ रहे हो क्या बेटा, थोड़ी सी गैस कम हो गई ना नीचे से, नीचे से कम हुई, तो नीचे से मिटाऊं मैं इसको, ये लो नीचे से मिटा देता हूँ। मान लेते हैं कि इतनी गैस नीचे से निकल चुकी है बच्चों, बाकी ऊपर वाली गैस अभी भी बाकी है। तो इसका मास कितना बच जाएगा, सच से बताओ बच्चों। इसका मास बच गया m, t बराबर t की बात कर रहा हूं। तब इसकी वेलोसिटी अब v नॉट नहीं रहेगी बच्चों, इसकी वेलोसिटी आ चुकी है, कोई चेंज हो चुकी है वेलोसिटी। इसका मतलब नीचे गैस जो निकल रही है वो कितनी वेलोसिटी से निकल रही है, vg गैस से निकल रही है। तो बताओ ये ऊपर जाने के इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि नीचे से जो गैस निकल रही है vg, उसकी वजह से इसको क्या मिल रहा है बेटा, रिएक्शन मिल रहा है। क्या बेटा मिल रहा है, रिएक्शन। दूसरा ये है कि धीरे धीरे मास क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या बच्चों, जब मास रिड्यूस हो रहा है तो मतलब ये हल्का हो रहा है, हल्का हो रहा है तो और ज्यादा आसानी से ऊपर जाएगा। कि दो वजह से ये रॉकेट ऊपर जा रहा है। सही है बच्चों। उसके बाद मान लेते हैं कि थोड़े से टाइम पीरियड के बाद, मैंने टी क्या ले लिया, टी प्लस डी टी, थोड़ा सा टाइम पीरियड अगर बढ़ाता हूँ तो इसका जो फ्यूल है वो थोड़ा सा और कम हो गया। देखो बच्चे, विड्थ बढ़ा दी मैंने फ्यूल की। अब विड्थ बढ़ा दी, इसका मतलब मास क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। मास मान लेते हैं कि m में से dm मास माइनस हो गया, तो वेलोसिटी में से dv वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्या, और vg से गैस तो उतनी ही वेलोसिटी से बाहर निकली ना जितनी वेलोसिटी से निकल रही थी। अरे बच्चों, ये तीनों केस समझ में आया क्या अच्छे से, पक्का ना बच्चों। देखो एक बार ढंग से, अब मान लेते हैं कि इस वाले केस पर और इस वाले केस पर मोमेंट क्या था बेटा, मूवमेंट जो है वो कंजर्व है ना, कंजर्वेशन लगा रहे हैं बच्चों, कंजर्वेशन लो। तो क्या कहते हैं, इनिशियली मूवमेंट कितना था, मास तो आगे इसका m, वेलोसिटी आगे v, बाद में कितना हो जाता है, मास हो गया बच्चे कितना, m माइनस डी एम इंटू वेलोसिटी v प्लस डी वी। समझ में आया क्या बच्चे। और देखो बच्चों, नीचे dm मास कम हुआ था क्या, क्योंकि इधर से कम हो गया तो वो नीचे चला गया, नीचे चला गया कितनी वेलोसिटी से, vg वेलोसिटी से। तो बताओ क्या ये dm माइनस vg हो जाएगा क्या, माइनस vg क्यों, क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में गया है। अरे बच्चों, ये इक्वेशन जो है वो समझ में आई क्या बच्चों। मैं यहाँ पर एक बार और अच्छे से लिखूं, मुझे पता तुम ऊपर जाके देखोगे, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर नोटेशन लिख रहा हूँ बच्चों, सिंपल सा ना, जो तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। और वही नोटेशन से तुम इस डेरिवेशन को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है बेटा। नोटेशन ये है सिंपल सा कि यहाँ पर vg से वेलोसिटी तो निकल रही है, मास m है, वेलोसिटी v है। अभी वेलोसिटी बढ़ चुकी है, कितनी बढ़ चुकी है, dv। मास हो चुका है कम, कितना, dm से। कितना क्या है नीचे, मास dm, कितनी वेलोसिटी से, vg वेलोसिटी से। तो ऑब्वियस बात है, इस पूरे का जो मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, इनिशियल। ये इनिशियल है और ये क्या है बेटा, फाइनल है। समझ में आया है क्या बेटा। तो बताओ, इन दोनों के हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं कि फॉर्मूला जो है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, थोड़ा सा पतला लिखूं मैं इसको। देखो, ये हो गया बच्चे एम वी, और वहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, एम माइनस डी एम में से क्या बढ़ गई वेलोसिटी, v प्लस डी वी माइनस का वी जी इंटू डी एम। सोल्व करो इसको बच्चों अच्छे से। ये तो हो गया एम वी, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा बच्चों, एम वी हो गया, एम डी वी हो गया, इज दैट क्लियर। माइनस का डी एम वी हो जाएगा, और माइनस का डी एम डी वी। माइनस में क्या चल रहा है बेचा, वी जी,
डीएम। समझ में आया क्या बच्चों? ये तो बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी, इसलिए नेग्लेक्ट कर देंगे। जब 2 बार डी आ जाता है ना, डीएम डीवी, तो उसको लगभग क्या मान लोगे तुम, 0 के आसपास। आओ इधर, एम वी से एम वी कट गया, तो बचेगा क्या, एम डी वी माइनस डी एम वी माइनस का वी जी डी एम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? देखो ये पूरा स्टेप मैंने एक बार मॉडिफाई करके लिख दिया है यहाँ पर। तो बच्चों देखो बराबर में क्या चल रहा है, उधर 0 चल रहा है, तो ये दो माइनस के थे, उन दोनों को वहां ले जाऊं क्या? तो बच्चों बताओ, v प्लस वी जी इंटू डी एम वहां चला गया, और इधर क्या चला गया, एम डी वी। समझ में आया क्या? पक्का बच्चों यहाँ तक आ गया? ठीक है, एक बार वापस देख लेना वीडियो पॉज करके, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि बच्चों हमारे पास ये है रॉकेट, क्या है बेटा, ये है हमारे पास रॉकेट, ठीक है ना बेटा। अब ये रॉकेट जो है इधर से वीजी निकल रहा है क्या बेटा, क्या निकल रहा है, वीजी निकल रहा है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे क्या क्या समझाने चाह रहा हूँ। मान लो कि ये तो है हमारी रॉकेट की वेलोसिटी, कितनी मान ली मैंने, वी वेलोसिटी। समझ में आया? ये हमारी वीजी से नीचे आ रहा है क्या बच्चे, अरे हाँ कि ना। तो ये मान लेते हैं हमारा वी जी है। अगर गैस, ये जो मैं वेक्टर बना रहा हूँ, इसे अपन बोल सकते हैं कि रॉकेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये हमारे पास ओरिजिन जो है किसको बता रहा, ग्राउंड को बता रहा है, और ये गैस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये गैस अगर रॉकेट के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, समझ रहे हो, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ यू वेलोसिटी। इसे अपन बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। समझ में आया क्या बेटा? अरे समझ में आया नहीं आया? तो जरा देखो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बन चुका है, ट्रायंगल बन चुका है। तो बताओ बच्चों, वीजी, सोचो जरा सोचो, वीजी प्लस यू बराबर वी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जल्दी से देखो, वी जी प्लस यू बराबर वी हो जाएगा नहीं आएगा। अब जरा सोचो, वी जी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं डायरेक्शन उल्टी कर दूं, माइनस लगा दूं, नहीं लगा दूं इधर, ठीक है। तो u बराबर क्या आ जाएगा, v प्लस वी जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बच्चे देख लो एक बार ढंग से। अगर तुम सोचो कि यहाँ पर u को इधर ही रखते और ये इधर रख देते, ये vg हो गया, ये v हो गया, तो vg प्लस v भी u के बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि नीचे जा रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। तो बताओ इस वाले डेरिवेशन में यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला बनाता है ये वाला, इस फॉर्मूले में v प्लस वीजी की जगह u रख दूं क्या बच्चे? और u भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस है ना, v प्लस वीजी को मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चे, u। और ये वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू क्या है बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू है हमारे पास रॉकेट के, है ना। तो रॉकेट के रिस्पेक्ट में अगर ये है तो u इज इक्वल टू क्या, माइनस ले लू क्या, क्योंकि वो भी नीचे जा रहा है। अब जरा देखो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना, हमारे पास पता है बच्चों एम डी वी बना था, और क्या बना था, v प्लस वी जी इंटू में डी एम। पक्का ये फॉर्मूला बना नहीं बनाता? तो मैं इसका थोड़ा सा पतला कर देता हूँ और इसी डेरिवेशन को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ ना। तो बताओ बच्चों, एम डी वी में, इसको छोड़ो, अरे बैठ जा, देखो क्या इसको तुम एम डी वी बराबर माइनस का यू डी एम लिख सकते हो क्या? एम को नीचे ले जाऊं तो डी वी बराबर माइनस का यू डी एम अपॉन एम। अरे हाँ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब इसका करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन अपन, सिंपल सा है ना। तो ये हो गया डीवी माइनस का यू बार, ये हो गया डी एम अपॉन एम। तुम्हें पता है पहले एम नोट मास था, बाद में एम हो गया था। पहले वी नोट वेलोसिटी थी, बाद में वी हो गई थी। इंटीग्रेशन करोगे ना तो इधर का आ गया वी, ये हो गया वी नोट वी, और इधर आ गया माइनस का यू, और ये हो गया बच्चे log m, 1/m का इंटीग्रेशन। समझ में आया? ये m नोट और m हो गया, तो ये v माइनस वी नोट हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का u चल रहा है, ये हो गया log m माइनस का log m नोट। पक्का बच्चे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस अगर अंदर ले जाओगे तो u बाहर आ जाएगा, m नोट आगे आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा, और v माइनस वी नोट आ जाएगा। तो v माइनस वी नोट को ऊपर ले आगे ले गए बच्चों इधर, प्लस में u, और इसको क्या लिख देंगे बेटा, एम नोट अपॉन एम। समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, जिसमें वी नोट किसको बता रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को, यू किसको बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। समझ में आया क्या बेटा? रॉकेट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ गैस को बता रहा है, और एम नोट तो इनिशियल मास है, एम क्या है, फाइनल मास। समझ में आ गया बच्चे? देख लो एक बार ढंग से, ये रॉकेट का डेरिवेशन है। अब तुम्हें सिर्फ कुछ याद नहीं रखना बच्चों, एक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना, वो है वी डी वी बराबर माइनस का यू डीएम अपॉन एम। बस ये फॉर्मूला याद रख लो, काम हो जाएगा तुम्हारा, है ना। अपन इसी से चलेंगे बच्चों आगे जब भी चलेंगे। तो यू, फिर यू क्या है, ये कहलाएगा बेटा वेलोसिटी ऑफ गैस, ये गैस की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ये रॉकेट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ गैस को कहलाता है। समझ में आ गया बच्चे? अरे आया कि नहीं आया? पक्का बच्चों समझ में आ गया? तो अपन आगे चल सकते क्या बेटा? कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? ठीक है। अब आता है बेटा एक टॉपिक हमारे पास जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है इस टॉपिक का नाम बच्चे? यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इसका नाम है बच्चे रेफरेंस ऑफ फ्रेम। क्या लिखा है बच्चे नाम मैंने? रेफरेंस ऑफ फ्रेम। बच्चों इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है बेटा
इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम, ROF, इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, FOR, ठीक है बेटा। और एक होता है बेटा नॉन इनर्शियल, है ना, समझ में आ रहा है बेटा, नॉन इनर्शियल, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। अच्छा, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम को समझना है तो सिंपल से एक डेफिनेशन याद रखोगे। इनर्शियल मतलब जो इनर्शियल लॉ को फॉलो करे, है ना, इनर्शिया मतलब जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है ना बेटा, वो क्या कहलाता है, इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम। और जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम कहलाता है। नॉन इनर्शियल और इनर्शियल दोनों चीज समझ में आ गई बेटा। ये थोड़ा सा राइटिंग मेरी सही नहीं है लेकिन बच्चों कंसेप्ट तो यही है। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो हमारे पास एक कंसेप्ट आता है बच्चों, टॉपिक क्या है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन देखो किस टाइप से, मुझे क्या करना है कि एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम है उसको मुझे चेंज करना है किसके अंदर बेटा, इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम में। किसमें बेटा, इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम में। तो नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में जब चेंज करते हैं तो एक फोर्स आता है बच्चों, क्या आता है बेटा, एक फोर्स जिसको एसोसिएट किया जाता है, उसका नाम है बेटा स्यूडो फोर्स। हिंदी में कहते हैं बेटा आभासी बल। क्या कहते हैं बेटा इसको, आभासी बल। तो हमें एक स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। अब स्यूडो फोर्स क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डालो बच्चों, इस पर क्वेश्चन बनते हैं 100%। मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, लिख दो बच्चों स्यूडो फोर्स, है ना, स्यूडो फोर्स में पी साइलेंट होता है बच्चे। तो स्यूडो फोर्स जो है वो है आभासी बल। क्या होता है बेटा, आभासी बल। तो आभासी बल क्या होता है जरा देखें, इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा बच्चों क्या है कि थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास एक M1 मास की बॉडी है जो कि किस पर पड़ी हुई है बेटा, M2 पर पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी को खड़ा कर देता हूँ मैं, है ना, ये है तुम्हारी ह्यूमन बॉडी जो कि यहाँ पर खड़ी है। ये तुम इसको देख रहे हो तो तुम क्या बन चुके हो बच्चों, एक ऑब्जर्वर बन चुके हो। क्या बन चुके हो बच्चे, एक ऑब्जर्वर बन चुके हो, ठीक है ना। अब इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर तुम जरा सोचो, तो M2 को अगर मैं एक फोर्स से खींचू, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बैठो, M2 को अगर मैं किसी फोर्स से खींचू, 2 मिनट बच्चे, हितेश सर ये गेट बंद कर देना और थोड़ा सा आवाज धीरे करवा देना, थोड़ा आवाज धीरे करवाओ, गेट बंद करो। यहाँ पर मैंने क्या करा बच्चों कि ये फोर्स अगर लगा दूं तो इस पर फोर्स लगाती, बताओ बच्चों क्या ये M2A, इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, क्या F/m2 आ जाएगा क्या, सोचो जरा, क्या इस पर एक्सेलरेशन F/m2 आएगा, नहीं आएगा, पक्का ना। अब मुझे जो चीज समझानी वो ये है कि अगर इनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, अगर इनके बीच में देयर इज नो फ्रिक्शन, इनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, क्या बोला बेटा, समझ रहे हो, इनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब अगर मैं इसको खींच रहा हूं तो ये इसके साथ नहीं आएगा, ये एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, सही बात है। लेकिन तुम ऑब्जर्वर हो, जब ये पीछे जा रहा है तो तुम भी इसके साथ पीछे जा रहे हो, तुम्हारा भी एक्सेलरेशन ये है, लेकिन तुम ऐसा सोचोगे कि मेरे पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो तुम्हें क्या लगेगा कि ये पीछे जा रही है मेरे से, सही बात है कि नहीं। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम्हारे पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन तुम किसी सिस्टम पे खड़े हो, किसी सिस्टम पर तुम खड़े हो, तो ये M1 मास है, तुम्हें क्या लगेगा कि इस पर कोई फोर्स लग रहा है और ये पीछे जा रहा है मेरे से। जब ये पीछे जा रहा है तो इसका मतलब इसका भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। अब मुझे पता करना है कि वो एक्सेलरेशन क्या होगा, जरा दिमाग लगाओ कि ये जितने एक्सेलरेशन से आगे गया उतने एक्सेलरेशन से ये पीछे जाता हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, F/m2। तो बताओ M1 पर फोर्स कितना लग रहा है, M1 पर अगर मैं फोर्स निकालू तो क्या M1 इंटू ए लग रहा है क्या, और M1 इंटू ए क्या पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो आगे क्या लग जाएगा बेटा, माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा, आगे माइनस लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर खुलासा करने वाला ये हूं कि हमें पता है फोर्स किस पर लग रहा है बेटा, फोर्स तो लग रहा है किस पर, M2 पर। इज दैट क्लियर, फोर्स लग रहा है बेटा M2 पर, है ना, और किसी पे नहीं लग रहा था। इसको मिटा के सही से समझो एक बार। हम्म देखो मैंने क्या बताया बेटा, इसको थोड़ा सा पतला करूंगा कि ये जो M1 मास की बॉडी है ये किस पे पड़ी है बेटा, M2 पर पड़ी है। फोर्स किस पे लगाया, केवल M2 पर, है ना, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ F2 फोर्स लगा इसके ऊपर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कितना आएगा, इतना आएगा, लेकिन अब जो ऑब्जर्वर है या तुम जो हो तुम्हें क्या दिखेगा कि ये M1 पीछे जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, A एक्सेलरेशन से, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, M1A, लेकिन आगे क्या लग जाएगा बेटा, माइनस। माइनस साइन क्या बता रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सोचो जरा कि इस पर कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या माना जा रहा है कि इस पर कोई फोर्स है, तो ये कौन सा फोर्स कहलाता है बेटा, इसे कहते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स की बात बताऊं बच्चों, F से रिप्रेजेंट करते हैं जिस पर लगने वाला उसका मास, और एक्सेलरेशन किसका आएगा, ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम के एक्सेलरेशन आता है और आगे माइनस आ जाता है सिंबल बेटा।
अब इसका एक एग्जाम्पल देखो बच्चों, समझ में नहीं आएगा 100% मुझे पता, लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक एग्जाम्पल देखूंगा ना एप्लीकेशन, तब समझ में आएगा। तुमने नाम सुना बेटा लिफ्ट, एलिवेटर? अरे सुना है नहीं सुना है बेटा? एलिवेटर या लिफ्ट का नाम सुना है नहीं सुना है? पक्का ना? तुमने एलिवेटर और लिफ्ट का नाम तो सुना ही होगा, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया। अगर एलिवेटर और लिफ्ट का नाम तुमने सुना है तो बात केवल इतनी सी है, तो बात केवल इतनी सी है कि ये जो एलिवेटर्स है, क्या बेटा, ये जो एलिवेटर्स है ना, हमारे लिए यहाँ पर तुमने सिर्फ ये देखा होगा कि अगर तुम इसके अंदर खड़े हो तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं लग रहा। जब तुम ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो तुम्हें हल्का सा भारीपन लगेगा, जब ये नीचे आ रही है तो तुम्हें हल्का सा क्या लगेगा बेटा, हल्का लगेगा। तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या बनाया बेटा, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना, छोटे छोटे बॉक्स देखते बच्चों जो कि लिफ्ट को बताएंगे। ये देखो पहले क्या है, मैंने एक लिफ्ट बनाई, दूसरी लिफ्ट ये रही, और तीसरी लिफ्ट क्या है बेटा, ये रही। यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस करवाना बच्चों, मेरे को क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है। इज दैट क्लियर? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए जरा देखो, मान लो कि तुम अभी तो क्या हो बेटा, सिंपल सा खड़े हो, है ना, और अगर जैसे ही तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि तुम एकदम से भारी जैसा फील कर पा रहे हो, और हाँ कि ना, और जैसे ही तुम नीचे आ रहे हो तो तुम्हें एकदम से कैसा लग रहा है बेटा, हल्का हल्का लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो तुम क्या कर रहे हो बच्चों, मान लो कि तुम अभी क्या हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है तुम्हारी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो है तो बताओ नीचे एमजी लगेगा नहीं लगेगा? एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा, वो कौन सा काम करेगा बेटा, एमजी। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ काम करेगा बेटा, एन। तो बताओ एन बराबर किसके आ जाएगा, एमजी के, क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? तुम बैलेंस रहोगे, बिल्कुल आराम से चल रहे हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मतलब अब तुम एकदम से ऊपर चढ़ रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो तो तुम्हें हल्का सा क्या लगेगा बेटा, भारीपन सा लगेगा, ऐसा लगेगा तुम्हें कोई नीचे खींच रहा है। अब नीचे तो तुम्हें कौन खींच रहा है बेटा, एमजी खींच रहा है, लेकिन तुम तो ऊपर जा रहे हो, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन अगर ऊपर लग रहा है तो एमजी भी कहाँ लगना चाहिए, सॉरी एम ए कहाँ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। जबकि देखना बच्चों हुआ क्या, मान लो इसका रिएक्शन मैं बोल देता हूँ एन डैश। तो हुआ क्या एक्चुअल में, जब तुम्हें भारीपन सा लग रहा है तो तुम्हारी जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना नया, वो mg तो है ही है, प्लस उसमें ma ऐड हो जाता है। अब ऐड हुआ है, सोचो जरा, एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है लेकिन ऐड कहाँ हो रहा है बच्चों, नीचे वाले के साथ। अब इसमें देखो जब तुम नीचे जा रहे हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे होगी, mg वैसे ही नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो गया बेटा, n डबल डैश हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाए बेटा, एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो n डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg नीचे जा रहा है। जब तुम नीचे जा रहे हो तो तुम्हें कैसा लगेगा, हल्का सा लगेगा। हल्का लगेगा मतलब तुम्हारे mg में कुछ कम हुआ है। सोचो बच्चों, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके माइनस किया जा रहा है कि, और ऊपर एक्सेलरेशन है तो उसको क्या जा रहा है बच्चों, प्लस किया जा रहा है। मतलब अगर तुम्हारा mg नीचे है और एक्सेलरेशन ऊपर है तो माइनस करना चाहिए था, जबकि दोनों को क्या किया जा रहा है बच्चों, प्लस किया जा रहा है। दोनों को क्या किया जा रहा है बच्चों, प्लस किया जा रहा है। समझ में आया क्या? और इसी प्रकार अगर अगर क्या है बच्चों, यहां पर देखो बच्चों कि एक्सेलरेशन नीचे है तो दोनों को ऐड करना चाहिए था, जबकि दोनों को क्या किया जा रहा है बच्चों, माइनस किया जा रहा है। तो सर दोनों क्या किया जा रहा है बच्चों, माइनस किया जा रहा है। समझ में आ गई की चीज? अगर बच्चों मान लो कि लिफ्ट तुम्हारी टूट जाए, तीनों के समझ में आ गए? क्या बोला बेटा मैंने, लिफ्ट तुम्हारी क्या कर बच्चों, टूट जाए, रस्सी टूट जाए, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, तो बच्चों बताओ तुम किस एक्सेलरेशन से नीचे जाओगे, क्या जी से नीचे जाने लग जाओगे क्या? सोचो जरा, तुम्हारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा एन, ट्रिपल डैश मान लेता हूं, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, जरा सोचो कि ये तो हो गया mg जो तुम्हें नीचे ले जा रहा है। अब एक्सेलरेशन नीचे है तो तुम्हें एक्सेलरेशन बिल्कुल हल्का सा लगेगा नहीं लगेगा, तो जी के बराबर माइनस हो जाएगा, दोनों की वैल्यू जीरो, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। अब ये क्यों किया मैंने, जरा सोचो कि जब एक्सेलरेशन ऊपर है तो माइनस करना चाहिए था जबकि जोड़ा है, जब एक्सेलरेशन नीचे है तो प्लस करना चाहिए जबकि घटाया है। तो ये है बेटा कि जिस पर तुम्हारा मास है उसके एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहां ऊपर जा रहा है तो नीचे लोगे, डायरेक्शन उल्टी कर दोगे। समझ में आया क्या? तो इसे कहते हैं स्यूडो फोर्स ऐड करना, ये होता है भारीपन। अब बच्चों मेरी गो राउंड छोड़ो, तुमने ड्रैगन फ्लाई देखा, ड्रैगन झूला वाला, तो उसके अंदर जब ऊपर जाते हो नीचे आते हो, ऊपर जाते समय तो भारी भारी, नीचे आते समय हल्का सा लगता नहीं लगता, तो वहां बेटा होता है स्यूडो फोर्स। क्या होता है बेटा, स्यूडो फोर्स। क्या समझ में आया नहीं आया, पक्का समझ में आया नहीं आया बच्चों? नेक्स्ट अब अपन किसकी बात करेंगे बेटा, बताओ किसकी बात करेंगे अपन? अब अपन फोर्स की बात करेंगे, देखेंगे जरा फोर्स के अंदर एक एक करके सारे फोर्स पर चर्चा करें अपन, अब करे नहीं करे सब फोर्स पर। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था बेटा,
कॉन्टेक्ट फोर्स। आज अपने बात करी थी ना कि काफी टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में अपन देखेंगे, तो हम बात कर रहे हैं बेटा कॉन्टेक्ट फोर्स में। सबसे पहला कौन सा फोर्स आता है बेटा हमारे लिए? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या आता है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। दूसरा आता है बेटा कौन सा? टेंशन फोर्स। कौन सा आता है बेटा? टेंशन फोर्स। और तीसरा कौन सा आता है बेटा? जल्दी से बताओ। तीसरा आता है बेटा फ्रिक्शन फोर्स। तीसरा क्या आता है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। और फोर्थ नंबर पे क्या आता है? फोर्थ नंबर पे आता है बेटा स्प्रिंग फोर्स। कौन सा आता है बेटा? स्प्रिंग फोर्स। समझ में आ गया क्या? नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स समझ में आ गया। नेक्स्ट, उसके बाद सबसे पहले कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स उठाऊं बच्चों में? बताओ। सबसे पहला उठाते हैं अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कौन सा उठा रहे बेटा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उठाते हैं ना। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उठाने के लिए सबसे पहली चीज, एक करके एग्जांपल लेंगे बेटा अपन। देखो, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, फिक्स है बच्चा। तो नीचे क्या होगा बच्चों? एम जी लगेगा। ऊपर क्या लगेगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से रिप्रेजेंट करो एन से या फिर आर से। अब बच्चों मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए मुझे एक वर्ड पढ़ाना पड़ेगा जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ाना पड़ेगा बेटा? इक्विलिब्रियम, जिसकी बात अपन ने पहले भी कर रखी है बच्चों ना, लेकिन मैंने कल वाले लेक्चर में ये बताया नहीं था। मैंने बोला था इक्विलिब्रियम के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इक्विलिब्रियम बारे में पढ़ने के लिए बच्चों देखो, अगर हमारे पास ऐसा हो, अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, बहुत सारी डायरेक्शन से लग रहे हैं, यहां से भी लग रहे हैं, वहां से भी लग रहे हैं, यहां से भी लग रहे हैं, यहां से भी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है, तुम्हारी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब एक्चुअली में क्या है? तुम्हारा एक्सेलरेशन है 0। अब जरा सोचो कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं। मैं हूं यहां पर खड़ा, मुझे एक जना यहां से फोर्स लगा रहा है और एक जना यहां से फोर्स लगा रहा है, यहां से फोर्स लगा रहा है। तो बताओ मैं कहां जाऊंगा? बताओ। मैं वहां जाऊंगा जहां मेरा फोर्स ज्यादा होगा। अगर F1 F2 से बढ़ जाए, F1 F2 से बढ़ जाए तो मैं इधर चला जाऊंगा। अगर F2 F1 से बढ़ जाए तो मैं इधर चला जाऊंगा। सही बात है कि नहीं है? और अगर F1 F2 के बराबर आ जाए तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मतलब मेरा एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब मैं कौन सी कंडीशन में आ चुका हूं बेटा? इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में आ चुका हूं। किस में आ चुका हूं बेटा? इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में। तो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन को याद रखने के लिए बेटा सिंपल सी चीज, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन को याद रखने के लिए छोटे छोटे एग्जांपल देखेंगे बच्चों ना, ताकि इक्विलिब्रियम में तुम आ जाओ। इसमें बच्चों एक ही चीज आती है जो है एक्स डायरेक्शन में लगने वाले टोटल नेट फोर्स जो होगा उसको क्या मान लोगे? 0 तुम। और वाई डायरेक्शन में लगने वाला जो भी नेट फोर्स होगा उसको भी क्या मान लोगे बच्चों? 0। क्योंकि नेट फोर्स का मतलब 0 होने का मतलब क्या है? वाई डायरेक्शन में ना तो तुम ऊपर जा रहे हो ना तो नीचे आ रहे हो, एक्स डायरेक्शन में ना तो आगे जा रहे हो ना तो पीछे आ रहे हो। समझ रहे हो बच्चों? तो इसको लिखने का तरीका होता है बच्चे कि सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू एक तो 0, सिग्मा एफ वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। अब जरा सोचो, मान लो कि हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना, पेन थोड़ा पतला कर दूं, कलर चेंज कर लूं, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। मान लो कि इस पर फोर्स लग रहा है बच्चों कितना? 10 न्यूटन का। कितना फोर्स लग रहा है बेटा? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और इधर फोर्स कितना लग रहा है बेटा? 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कौन कौन से फोर्स लगाने पड़ेंगे? तो यहाँ पर भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। या 10 न्यूटन जैसे बहुत सारे फोर्स, जैसे 2 न्यूटन का, फिर एक 8 न्यूटन का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम का केस। जरा सोचो कि हमारे पास ऐसा बोला गया है, क्या बोला गया बेटा? ऐसा बोला गया है कि एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है उसको 0 रखना है, वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स को क्या रखना है बेटा? 0 रखना है। ठीक है ना? तो हमारे पास एक सिस्टम है, ऑब्जेक्ट, यहां पर लग रहा है बच्चों 10 न्यूटन का फोर्स। यहां पर लग रहा है बेटा कितना फोर्स हमारे पास? मान लेते हैं कि यहां पर एक्स फोर्स लग रहा है, मुझे नहीं पता कि कितना लग रहा है। तो ये एक्स फोर्स कितना हो कि इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो अपन बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 होगा। अब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव माइनस का एक्स बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी बच्चों? 10 न्यूटन। इज दैट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से अपन बातें करते रहेंगे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बड़ी सिंपल सी चीज है। मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी अपन, एक ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे पड़ा है, तो नीचे क्या लगेगा बेटा? एम जी। ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर ये ऊपर जाता तो एक्सेलरेशन होता,
अगर नीचे भी धकेलते तो भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता। अभी केवल कौन सा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन। लेकिन अगर कहीं नहीं जा रहा तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो मतलब ये कौन से केस में आ गया बेटा, ये इक्विलिब्रियम वाली स्थिति में आ चुका है। अरे समझ में आएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में आ चुका है बच्चों, तो बड़ी सिंपल सी चीज हमारे पास ये हो चुकी है कि, क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अगर ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में आ चुका है तो हमारे पास एक कंडीशन ये हो गई है कि एफ वाई जो नेट फोर्स है वो क्या है बच्चे, जीरो है। इसका मतलब एफ वाई जो नेट लग रहा है इस मास पर, उसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा, जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो ही तो जीरो हो जाएगा, तो एफ नेट की वैल्यू हो गई जीरो। अब सोचो जरा, ठीक है, नहीं, ठीक है, एफ नेट है ना, तो सोचो जरा कि एफ नेट की वैल्यू, ऊपर वाले को पॉजिटिव लो नीचे वाले को नेगेटिव, तो एन माइनस एम जी बराबर जीरो। तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी। समझ में आएगा। तो कोई भी बॉडी जब रेस्ट पर होगी तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो उसके वेट के बराबर होगा। ये नोट डाल के लिख लो बच्चों, पक्का? ठीक है बच्चों, ठीक है कि नहीं है, पक्का समझ में आ गया। अब जरा सोचो, हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने बोला कि m1 है और ऊपर क्या है बेटा, m2 है। नीचे कितना लग रहा है बच्चों, बताओ वेट फोर्स, m1 प्लस m2 टोटल लग रहा है क्या? तो इस पूरी बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2 इंटू जी। समझ में आ गया नहीं आया? इन दोनों के बीच में भी तो रिएक्शन फोर्स होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सोचो जरा, अगर मेरे कंधे पे मैं किसी को बिठा दूं, मेरे कंधे पे भी कोई बैठ गया यहाँ पर, तो इसका भी कोई ना कोई मास होगा, m2 मान लो, और मेरा मास m1 है। तो मेरा पूरा धरती पर बोझ तो क्या हो गया बच्चे, m1 प्लस m2, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी ज्यादा होगी, सही बात है, जो कि मुझे यहाँ फील हो रही है। अब इन दोनों के बीच में भी तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर बच्चों अपन को पढ़ना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। क्या पढ़ना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम, एफ बी डी। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम। नाम सुना आप सबने कभी फ्री बॉडी डायग्राम का? जल्दी से बताओ बेटा, मेरी आवाज साफ आ रही नहीं आ रही, चेक कर लो एक बार। आवाज एकदम क्लियर है, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। देखो मेरा हाथ एकदम सही है। तो देखो अपन को जो बताना है, कुछ हाथ तो नहीं रहा, ठीक है। FBD फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में है ना। फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या बेटा, एक ऑब्जेक्ट है ना, यहां बनाओ बच्चों ऑब्जेक्ट, कितना मान लिया इसका मास m1, और यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट माना है बच्चों, कितना, m2 मास का। ये नीचे कितना फोर्स लगाएगा, क्या m1 प्लस m2 जी पूरा लगाएगा, बिल्कुल सही है। अभी फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाया। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं ना बच्चों, देखो जरा, तो मैं m2 का बनाता हूं। तो m2 नीचे पे कितना लगा रहा है बच्चों, केवल m2 जी लगा रहा है, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स केवल इसकी अकेले की तो लगी होगी, जो कि यहां से लग रही है। और इधर आओ नीचे वाला, कि m1 की बात करूं तो m1 में m1 जी लगा रहा है, सही बात है। फिर ये m2 जी इस पर लगा रहा है, तो ऑब्वियस बात है m2 जी इस पर लगा रहा है, सही है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n मान लेता हूं, इसको n1 मान लो और इसको क्या मान लो बेटा, n2 मान लो। क्या समझ में आया नहीं आया बच्चे? अगर n1 की बात करूं तो मैंने बताया कि n1 जो होगा, एक्सेलरेशन ऑब्वियस बात है जीरो, तो ऊपर लगने वाले सभी फोर्स नीचे लगने वाले सभी फोर्स के बराबर हो जाएंगे। तो ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, तो m1 प्लस m2 इंटू जी हो जाएगा क्या बेटा, ठीक है। इसी प्रकार m2 की बात करो तो यहाँ पर n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कि केवल m2 जी आई। तो मतलब रिएक्शन फोर्स बिटवीन देम किस पे डिपेंड कर रहा है, कि ऊपर मास कितना पड़ा है। समझ में आया नहीं आया? तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, देखो जरा। शॉर्ट ट्रिक में मान लो कि हमारे पास ऊपर मान लो m3 है, इसके नीचे कौन है बच्चों, m2 है, और इसके भी नीचे कौन है बच्चों, m1 है। तो इसके बीच की अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात करेंगे, किसके बीच की बेटा, इसके बीच की है ना, n1 की है ना। तो n1 की बच्चों बच्चों पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो बात ये अलग होगी। मैं तो n1 की बात करूंगा, तो n1 के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी होगा, नहीं होगा बच्चों, बताओ इसके लिए कितना होगा, जल्दी से बताओ, सोचो जरा, कितना होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। अरे कितना होगा, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी तो नहीं करती, एक बार वापस बताऊं अच्छे से। यहाँ पर ये नीचे कितना लग रहा है बेटा, नीचे लग रहा है m1 प्लस m2 प्लस m3 जी। तो इसकी वजह से जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो n1 मान लेता हूं, वो इन तीनों के बराबर होगा। फिर जब मैं इन दोनों सिस्टम की बात करूंगा तो वो m2 प्लस m3g होगा, सही है ना। और जब अकेले की बात करूंगा तो m3g। समझ में आ गया क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे कैसे निकलेगा, अलग अलग फोर्स। तो ये n3 मान लो, इसको n2 मान लो, और ये n1 मान लो, ठीक है ना बेटा। तो एक दूसरे के ऊपर अगर पड़ा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आसानी से निकाला
जा सकता है। समझ में आ गया बेटा। अगर कोई फ्लैट सरफेस पर कोई m मास की बॉडी पड़ी है तो mg की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसके mg के बराबर होगा। ये अपन को समझ में आ गया अच्छे से, है ना, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब ऐसा हो, कैसा हो बच्चे, ऐसा हो, एक इंक्लाइंड प्लेस ले लेता हूं, मान लो ये एंगल कितना है बेटा, थीटा है, यहाँ पर क्या पड़ा बेटा, m मास पड़ा, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसा लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का खुलासा करने जा रहा हूं बच्चों ना, क्योंकि मैं तो सिर्फ निकालना तरीका सिखा रहा था, अब मैं इसके नेचर भी बताता हूँ ना कि नेचर क्या क्या है। नेचर ये है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है बेटा, नॉर्मल टू दी सरफेस, हमेशा सरफेस का क्या होगा बेटा, नॉर्मल होगा। अगर सरफेस के नॉर्मल होगा तो सोचो जरा, ये मास इस पर टिल्ड है, ये मास इस पर टिल्ड है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या ऐसे ही जाएगी क्या, अरे हाँ कि ना, समझ में आया नहीं आया बेटा। तो सोचो जरा इसका mg किधर लगेगा, mg तो बेटा इधर ही लगेगा ना, पक्का। अच्छा mg कैसे लगता है, कहाँ लगता है, ये बताऊं क्या तुम्हें अच्छे से, सोचो जरा, बताऊं एक बार। मान लो ये हमारी धरती माँ है, क्या है बेटा, ये हमारी धरती माँ है, धरती माँ है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ग्रीनरी तो होगी, ये मान लो धरती माँ है तो ये थोड़ी सी ग्रीनरी होगी, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पर तुम क्या हो बच्चों, खड़े हो, एक तो तुम इधर खड़े हो, एक तुम इधर खड़े हो, तो तुम्हारा mg कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। इसमें mg यहाँ लगेगा या इधर लगेगा, जल्दी से बताओ। ऑब्वियस बात है सेंटर की तरफ लगेगा। तो जरा मैं यहाँ पर जो चीज लिख रहा था उसमें क्या था कि mg जो है वो हमेशा ग्राउंड की तरफ लगता है, सही है। अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे यहाँ पर बच्चों एक छोटा सा डेरिवेशन करके तुम्हें बताना है, ठीक है, गौर करें एक बार अच्छे से। मैंने क्या बोला बच्चे कि यहाँ पर ये है बेटा mg, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, एंगल थीटा। कैसे पता चला एंगल थीटा, देख लो जरा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। यार इतना पता होना चाहिए अपन को। तो क्या ये एंगल बन रहा, जहाँ mg cos थीटा वेक्टर वाले बताया था, जहाँ एंगल बनता है वहाँ cos थीटा, जहाँ नहीं बनता वहाँ sin थीटा। तो sin थीटा वाला कंपोनेंट कहाँ आ जाएगा बेटा, इस तरफ ना, तो कितना आ जाएगा mg sin थीटा। क्या ये कंपोनेंट लेना समझ में आया क्या बच्चों, क्या मैं वापस बताऊं एक बार पूरा मिटा के वापस बता देता हूँ ना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आगे काम आने वाला ही, इसमें हर छोटी छोटी जानकारी अपन को पता होनी चाहिए ना। अभी बिठा दूं इसको मैं पूरा, देखो जरा, हमने क्या लिया, एक इंक्लाइंड फेस लिया, ठीक है, एंगल कितना लिया बेटा, थीटा लिया। यहाँ पर क्या रख दिया बच्चे अपन ने, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कितने मास का, m मास का। तुम्हें पता है इसका mg कहाँ जाएगा बेटा, हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। mg नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर बच्चों एंगल बना दिया था अपन ने, तो ये हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए रामायण करनी पड़ी। तो जहां एंगल बनेगा mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यही है क्या बेटा, ये परपेंडिकुलर बनाया मैंने, याद रख लेना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, mg sin थीटा। अब मुझे तो केवल क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि किसके बराबर होगी, इसके बराबर। बताओ ये बॉडी ऊपर नीचे कहीं हो रही क्या, नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो। मतलब वही जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो इसके वेट फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ mg नहीं आएगा, यहाँ mg cos थीटा आएगा। mg क्यों नहीं आएगा, पता चल गया क्या, यहाँ mg cos थीटा आएगा बच्चों। समझ में आया नहीं आया, एक बार चेक कर लो जल्दी से। mg cos थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तुम्हें मिल चुका है बच्चों, बधाई हो। और देखे बच्चों अच्छे से, पक्का। अगर मान लेते हैं कि एक्सिलरेटेड बॉडी आ जाए, कौन सी आ जाए बच्चे, एक्सिलरेटेड बॉडी, ठीक है। अब एक्सिलरेटेड बॉडी के अंदर एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। मान लो हमारे पास एक सिस्टम है जिसका मास कितना मान लिया मैंने, m1, और एक और सिस्टम है जिसका मान अपन ने क्या मान लिया बेटा, m2। समझ में आया बेटा। और इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, कॉन्टेक्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा करा है कि यहां से मैंने इसको लगाया फोर्स, अगर मैंने यहां से इसको फोर्स लगाया बच्चों, दिमाग लगाना बच्चों, यहां से अपन ने क्या लगाया, इसको फोर्स लगाया F, तो ये फोर्स लगाते समय ये इस पर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो ये आगे जाएगा, पक्का बच्चों। ये आगे जाएगा तो ये आगे जाते जाते ऑब्वियस बात है कि इसको पता चलेगा कि भाई आगे भी एक मास खड़ा है। जब आगे भी एक मास खड़ा है बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज आ जाती है बच्चों कि इनके बीच में क्या है बच्चों, कॉन्टेक्ट हो रखा है, नहीं हो रखा है, देखो जरा, इनके बीच में हो रखा है कॉन्टेक्ट। और इस कॉन्टेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्टेक्ट की वजह से ये हो जाएगा कि ये इसको बोलेगा धक्का, और ये बोलेगा धक्का क्यों मार रहा है वे, ये भी इसको पीछे देगा। तो इनके बीच में क्या तैयार हो गया बच्चों, एक पेयर बन जाएगा जिसका नाम क्या रख दिया अपन ने, एक्शन
रिएक्शन पेयर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? इसी एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, सोचो जरा, इसी एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से ये हो जाएगा कि इनके दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक फोर्स जनरेट हो जाएगा जिसे अपन बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है या नहीं है इनकी सरफेस के बीच में? बिल्कुल है। इसको नाम दे दिया अपन ने स्मॉल एफ। समझ में आया बेटा? स्मॉल एफ नाम दे दिया, ठीक है। अब जरा पूरे सिस्टम, होल सिस्टम की बात करूं अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना। पूरे सिस्टम के लिए F इज इक्वल टू क्या है बेटा? एम ए। सही है, क्योंकि फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। फोर्स लग रहा है F, मास कितना है बच्चे? दो बॉडी है तो m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन क्या आ गया? a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? F अपॉन m1 प्लस m2। ये तो बेटा मैंने निकाला है एक्सेलरेशन। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, तो अपन एक्सेलरेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा है, इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन दीज टू सरफेसेस, है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने फ्री बॉडी डायग्राम एसोसिएट करवाना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आगे जाते जाते धीरे धीरे तुम समझते जाओगे कि फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअली में हैता क्या है, होता क्या है। बच्चों ये फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स को लगाते लगाते क्या इसको कोई अपोज भी कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा था। कौन कर रहा था? ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो बताओ ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो F बराबर क्या होगी? इक्वेशन A। तो F मतलब टोटल फोर्स, एक तो लग रहा है F, मैं इसको F डैश लिख लेता हूँ ना। एक तो F लग रहा है और इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में F लग रहा है क्या? स्मॉल वाला, ठीक है। मास कितना है बेटा इसका? m2। लग रहा नहीं लग रहा? m2 मास। एक्सेलरेशन आ गया a। तो मुझे तो निकालना है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए जरा देखो बच्चों, क्या F उधर चला जाएगा क्या और m2 इधर आ जाएगा क्या बच्चे? पक्का बच्चों, समझ में आया नहीं आया? और F की वैल्यू अपन ने अभी भी निकाली, कितनी थी बेटा? m1 प्लस m2 इंटू ए, यहाँ पर भी a और माइनस का चल रहा है m2a से m2a कट गया, क्या बचा? m1 है। तो F की वैल्यू कितनी है बेटा? m1a। पक्का? ये तो मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाऊं बच्चे? इसका बनाऊं, है ना। मिटा रहा हूं मैं इसको, समझ में आ जाएगा बेटा, है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाऊं, ये तो पास में जो इक्वेशन लिखी है वो किसकी लिखी हुई बच्चे? इन सब की लिखी है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बेटा इसका, कलर चेंज करूं थोड़ा सा, येलो कलर ले लेते। तो मान लेते कि फ्री बॉडी डायग्राम है ये m1 का, ये किसकी वजह से आगे जा रहा है जल्दी से बताओ? ये इसको ये आगे ले जा रहा है या ये आगे ले जा रहा है? स्मॉल एफ आगे ले जा रहा है। स्मॉल एफ आगे ले जा रहा है तो एफ बराबर एम है। इक्वेशन इसमें भी रखूंगा क्या? एफ लग रहा है एफ m1 और एक्सीलरेशन क्या आ गई है? क्या इससे डायरेक्ट आंसर मिलेगा क्या जो इससे मिला था? इक्वेशन दोनों से आंसर सेम मिलेगा बच्चों, देख लो एक बार ढंग से, दोनों से आंसर सेम मिलने वाला है। पक्का समझ में आ गया है ना? हाँ कि ना? अगर सिस्टम को थोड़ा सा अपन ऐसा ले लें कि यहाँ m1 मास है और यहाँ m2 मास है और यहाँ कौन सा मास है बेटा? m3 मास है। इस पर फोर्स कितना लगाया बच्चों? F फोर्स लगाया। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना, देखो बच्चों एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आ गया F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये तो मैंने बता दिया ना बेटा कि टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। एक्सेलरेशन तो मिल गया। अब मुझे निकालना है क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इन दोनों के बीच में लगेगा तो उसको नाम दे दूं F1, इन दोनों के बीच में लगेगा तो उसको नाम दे दूं F2। चलो सोचो जरा, इन दोनों के बीच में जो F2 लग रहा है तो m3 आगे किसकी वजह से जा रहा है? इसकी वजह से जा रहा है या इसकी वजह से जा रहा है? F2 की वजह से। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m3a। समझ में आया? एक्सेलरेशन सबका सेम होने वाला है। F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? क्या m2a होगी या m2 प्लस m3a होगी? जल्दी से बताओ। और F की वैल्यू तो आई गई थी बेटा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू में a। ये F को तीनों मास को लेके जाना पड़ रहा है इसलिए तीनों मास, इस F को केवल दो मास को लेके जाना है इसलिए दोनों मास, और इस F को केवल एक मास को लेके जाना है। तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका हमारे सामने आ चुका है। जल्दी से बताओ, अरे हाँ कि ना? अरे समझ में आया क्या? क्या मैं ऐसा करूं, यहां पर एक m मास की बॉडी इधर भी ले लूं, m मास की बॉडी इधर भी ले लूं, m मास की बॉडी, m मास की बॉडी, m मास की बॉडी, कितनी ले लूं? टोटल 5 बॉडीज। यहाँ पर फोर्स कितना लगा रहा है? F। इन सबके बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चाहिए मेरे को, मान लो। तो बताओ इसके बीच में तो कितना आ जाएगा? ma। इसके बीच में कितना आ जाएगा? 2ma, क्योंकि यहाँ पर दो मास आ रहे हैं। इसके बीच में 3ma, इसके बीच में 4ma। बस यहाँ तक ये बच्चों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये तो है ही नहीं कोई, ये तो वो फोर्स है जो अपन अप्लाई कर रहे हैं। अरे समझ में आ गया क्या? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डिपेंड करता है कि आगे टोटल मास कितना बचा हुआ है ना, टोटल मास जो है वो कितना रिमेनिंग है, उसके आधार पर अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस निकाल सकते हैं। पक्का बच्चों?
अरे आ जाएगा क्या समझ में? इज दैट क्लियर? क्वेश्चन देखे तुम्हारे लिए कोई बढ़िया सा, क्वेश्चन देखे तुम्हारे लिए कोई बढ़िया सा। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, ये है हमारे पास 2 kg का, ठीक है, और ये है हमारे पास 3 kg का, और ये है हमारे पास 5 kg का, ठीक है बेटा, और इस पर फोर्स कितना लग रहा है बेटा? 10 न्यूटन का। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन दिस एंड दिस। चलो वीडियो पॉज करके आंसर निकालो जल्दी से, तुम्हें F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। वीडियो पॉज करके आंसर बताओ, फिर मैं लिखूंगा आंसर। लिखो अब आंसर, निकाल लिया होगा तुमने। तो देखो बच्चों, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन बता, टोटल फोर्स अपन टोटल मास कितना लग रहा है, नेट मास। तो टोटल फोर्स है 10, नेट मास क्या है 5, 3, 2, तो ये भी हो गया 10 कटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? अब F1 की वैल्यू में कितने मास आ रहे हैं? 3 + 5 आ रहे हैं क्या, इंटू ए। और F2 के अंदर कितना मास आ रहा है? केवल 5 वाला मास आ रहा है क्या, इंटू ए। तो ये हो जाएगा बेटा 8 × 1, ये हो जाएगा 5 × 1। आंसर आ गया 8 न्यूटन, आंसर आ गया 5 न्यूटन। चेक करो आंसर ये आया था क्या? अरे पक्का बच्चों, 8 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया गाँव वालों? अरे आ गया क्या? पक्का बच्चों, इज दैट क्लियर? अरे समझ में आ गया क्या? वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताओ समझ में आया नहीं आया? अब कौन सा फोर्स की बात करेंगे अपन? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के काफी सारे कंसेप्ट पढ़ लिए अपन ने ना। तुम क्वेश्चन ट्राई कर देना बच्चों, अपन प्रैक्टिस करेंगे ना तब अपन को और समझ में आता रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ अब अपन चलते हैं बच्चों किस पर? टेंशन फोर्स पर। किस पर चलेंगे बेटा अपन अब? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है जल्दी से बताओ। टेंशन फोर्स का मतलब मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ बच्चों जो अपन को पता होनी चाहिए। एक काम करें बेटा, टेंशन फोर्स निकालने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखो बच्चों, मेरे सामने आ गया एग्जांपल, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, जो कि कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर टोटल फोर्स लग रहा है बेटा, इस पर ये है टोटल 5 kg का, और ये भी है बेटा कितना, 5 kg का, ठीक है। और इस पर फोर्स लग रहा है बेटा यहाँ पर 24 न्यूटन। कितने डिग्री पर बेटा? 60 डिग्री पर। ओहो, 24 न्यूटन, वो भी कितने डिग्री पर बेटा? 60 डिग्री पर। दैट क्लियर? समझ में आ गए बच्चे? पक्का आगे चल सकते हैं अपन। नाउ यहां पर हमें इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालनी। वीडियो पोस्ट करके आंसर निकालो जल्दी से, देखो सब जने कैसे करते हैं। अब सबने ट्राई करोगा, सबसे पहले रिजोल्यूशन करेंगे कि 24 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये 12 न्यूटन आ गया क्या? तो 12 न्यूटन का फोर्स इस पर टोटल लग रहा है। एक्सेलरेशन निकाले तो F/10। तो एक काम करो बच्चों, इसको 6 और इसको 6 ले लो, सिंपल मजा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 12/6 और 6 12, कट गया आंसर। एक्सेलरेशन आया 1। अब इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा? 6 × 1, तो कितना आ गया? 6 न्यूटन। क्या रिजोल्यूशन वाली चीज भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पक्का ना बच्चों? 100% कर सकते हो ना? एक और क्वेश्चन देखे बच्चों अपन, ठीक है। एक m मास की बॉडी है बच्चों, क्या है? m मास की बॉडी है ना, ये नीचे जा रही है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन नीचे अपने आप जा रही है। अपने आप कैसे जा सकती है? अपने आप तो जा ही नहीं सकती। यहाँ पर क्या है? mg है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। तो यहाँ लगेगा बच्चों mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा बेटा? mg sin थीटा। अरे समझ में आया नहीं आया? तो ये किसकी वजह से नीचे जा रहा है? mg sin थीटा की वजह से नीचे जा रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा तुम्हें पता है? f लग रहा है बेटा mg sin थीटा, और f बराबर क्या होता है बेटा? ma। तो यहाँ पर आ जाएगा mg sin थीटा, m से m कैंसिल, तो a बराबर आ जाएगा बच्चों g sin थीटा। नोट डाल के लिख लो बच्चों जल्दी से इसको। नोट ये कि कोई भी इंक्लाइंड फेस पर एक्सेलरेशन कितना होगा? वो होगा g sin थीटा। हमेशा मास पे डिपेंड ही नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? क्योंकि ये नीचे किसकी वजह से आ रहा है बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है हमेशा, जिसकी वजह से अगर ये इंक्लाइंड फेस पे तो g sin थीटा, डायरेक्ट होता तो केवल क्या लगता बच्चों? g। ऊपर फेंकते तो माइनस का g। समझ में आया नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? पक्का बच्चों आगे चल सकता हूं क्या मैं? अरे आया नहीं आया? अरे आगे चलू कि नहीं चलू? हाँ बच्चों, ठीक है कि नहीं है? वेरी गुड। नाउ अब अगर मैं इंक्लाइंड फेस के ऊपर ले लू कोई दो ऑब्जेक्ट है ना, मान लिया कि इंक्लाइंड फेस है, और यहां पर अपन ने क्या करा बच्चों? एक ऑब्जेक्ट इधर रखा, और दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा बेटा? जस्ट इसके टच करा के। इसका मास m1 मान लो, इसका मास m2 मान लो। बताओ ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है?
कुछ नहीं करना बच्चों, कोई मास कुछ फर्क नहीं पड़ता, जी साइन थीटा। समझ में आया नहीं आया? प्रूफ करके दिखाऊंगे वापस एक बार, पक्का सोच लो एक बार। तुम पता है नीचे किसकी वजह से जाएगा? अगर ये पूरा टोटल मास है तो ये होगा बेटा m1g, और ये कितना होगा बेटा m2g। तो यहाँ एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों m2g cos थीटा, और नीचे कितने से आ रहा है ये m2g sin थीटा, और ये भी कितने से आ रहा है m1g sin थीटा। दोनों एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे क्या बेटा? तो m1 प्लस m2g sin थीटा, और f बराबर होता है m में, तो मतलब m1 प्लस m2 इंटू ए, m1 से m1 कट गया बच्चों, हो गया क्या समझ में? a बराबर g sin थीटा ही आने वाला है। और हाँ कि ना, मुझे जो चीज समझानी थी वो क्या है, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बेटा ऑब्जेक्ट है ना वापस। मान लो हमारे पास इंक्लाइंड फेस है, और ये m1 है, m2 मान लो, ठीक है, और ये क्या है बेटा m1 है। तो इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताना तुम्हें जल्दी से, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एक्सीलरेशन से तुम्हें पता चल गया क्या बेटा, जी साइन थीटा, पक्का ना? इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, तो मैं क्या यही ले लूँ क्या, पक्का ना? तो ये m2g है, ये किसकी वजह से नीचे जा रहा है? m2g साइन थीटा की वजह से नीचे जा रहा है, लेकिन इसको रोक कौन रहा है? क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रोक रहा है क्या? फिर भी नीचे जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? a एक्सेलरेशन से। मास कितना ये है, तो F बराबर ma वाली इक्वेशन लगाओ बच्चों। जितने भी फोर्स है एक बार सोच समझ के सारे फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेना, कि अगर मैं इस बॉडी की बात करता हूं तो ये नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि m2 जी साइन थीटा। अगर ये नहीं होता तो ये रिएक्शन फोर्स लगता नहीं है, सही है। एक्सेलरेशन क्या रहेगा बच्चों, जी साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब सुनना, ये m2 जी साइन थीटा से नीचे नहीं जा रहा, अब ये इस एक्सेलरेशन से जा रहा है, जो कि कम हो चुका है, जी से नहीं है ना, जी साइन थीटा हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब F बराबर क्या लग रहा है बेटा, m2g साइन थीटा। समझ में आया नहीं आया? पक्का। माइनस का F क्योंकि ऊपर जा रहा है, बराबर है m2a, लिख दूं या नहीं लिख दूं, सोचो जरा। अरे हाँ कि ना, m2a लिखूं या नहीं लिखूं? अरे पक्का समझ में आ गया क्या? तो m2a के अंदर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, m2g साइन थीटा। यहाँ पर भी क्या चल रहा है बेटा, m2g साइन थीटा से m2g साइन थीटा कट गया, तो f की वैल्यू कितनी मिली, 0। तो सोचो जरा, अगर किसी इंक्लाइंड फेस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से अगर अपन नीचे आ रहे हैं, कोई दूसरा एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसको रोकने का प्रयास ही नहीं करेगा। तो मैं जो चीज समझा रहा हूं वो ये है कि मान लो कि एक एरोप्लेन है बच्चों, ठीक है ना, और एरोप्लेन के अंदर से, अब एरोप्लेन के अंदर से कुछ चीज फेंकी गई है, बॉक्स, और इस बॉक्स के ऊपर से एक आदमी कूदा पैराशूट लेके, और वो इसके ऊपर खड़ा हो गया, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आदमी जो है, इस पर, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा कितना है? ये बॉक्स है बेटा, और यहाँ पर कौन खड़ा हो गया आके, यहाँ पर खड़ा हो गया एक आदमी। तो आदमी की वजह से देखो बच्चों, ये किसकी वजह से नीचे जा रहा है, मान लो कैपिटल एम है, एम जी की वजह से। ये किसकी वजह से, एम जी की वजह से, ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ ये नीचे किसकी एक्सेलरेशन से जा रहा है बेटा, जी एक्सेलरेशन से जा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना इन दोनों के बीच में। तो जरा सोचो कि अगर इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में निकालूं, अगर इन दोनों के बीच में मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालूं, तो मान लो m मास का मैं था, मैं जा रहा हूं mg की वजह से नीचे। दूसरा, मेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n है ऊपर, मैं कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा हूं, g से जा रहा हूं। तो F बराबर क्या लगा रहा हूं बेटा, ma। टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लू, n माइनस mg। एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है बेटा, सुनना, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे तो नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, नहीं लेंगे, mg माइनस का हो गया, कट गया क्या आपस में, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 हो गया क्या? तो याद रख लो बच्चों, नोट डाल के लिख लो कि ग्रेविटेशन के अंदर किसी भी इफेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अगर तुम फ्री फॉल हो तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 होगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 होगा किस केस में बच्चों, दोनों केस में ना, चाहे तुम इंक्लाइन फेस पर हो तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, इन सबके बीच में एक्सेलरेशन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा बच्चों, 0। और अगर तुम फ्री फॉल हो, इन दोनों के बीच में रिएक्शन क्या होगा, तब भी क्या होगा बेटा, 0 होगा। समझ में आ गया क्या बच्चे? अरे आया कि नहीं आया, पक्का ना बेटा? आगे चल सकते बेटा? अपन को बात किसकी करनी थी बेटा, टेंशन फोर्स की बात करनी थी। किसकी बात करनी थी अपन को, टेंशन फोर्स, है ना। तो टेंशन फोर्स को करने के लिए बच्चों एक आता है पुली ड्राइव, है ना। तो पुली ड्राइव के बारे में समझते हैं ना बच्चों। पुली ड्राइव का मतलब ये हो गया कि मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम है जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है, और यहाँ पर क्या लटका रखी है बच्चों, अपन ने लटका रखी है इस पर एक पुली। पुली समझते हो बेटा,
इसे कहते हैं घिरनी हिंदी में। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों अपन इसको? पुली। पुली जो है बच्चों इसके कुछ एजम्पशंस है। ये कुएं के ऊपर देखी होगी तुम सबने। ये बच्चों क्या माना जाता है कि इसका कोई वेट नहीं है, ये वेटलेस है। दूसरा फ्रिक्शनलेस है, मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इस पर जो भी रोप अपन डालेंगे वो तो रगड़ रगड़ के टूट जाएगी, तो फ्रिक्शनलेस माना गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? इज दैट क्लियर? और इसमें जो रोप यूज कर रहे हैं वो क्या ले रहे हैं बेटा? इनएक्सटेंसिबल। क्या ले रहे हैं बेटा? इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है बिना खींचे, ये खींचेगी नहीं रोप। ऐसा नहीं कि रस्सी को अपन पकड़ा और वो खींच रही है, तो यार अपन टेंशन निकाल ही नहीं सकते है ना। मेरा फोर्स क्या है बच्चों? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा ये हो गया है कि मैंने एक एम मास की बॉडी को लटका रखा है, नीचे एम जी की वजह से ये तना हुआ है, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या आ जाएगी बेटा? एक टेंशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? टेंशन। अब सुनो बच्चों, ये यहां से बंधा है, यहां से बंधा है, तो टेंशन हर पॉइंट पर होगी नहीं होगी? बिल्कुल। ये पॉइंट चाहेगा कि तू नीचे चल, ये पॉइंट चाहेगा कि तू ऊपर चल। मतलब टेंशन भी क्या है बच्चों? क्या एक पेयर बना रहा नहीं बना रहा? क्या ये भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा नहीं बना रहा? बिल्कुल बना रहा। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो जब भी अपन टेंशन वाले क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, टेंशन वाले क्वेश्चन पर एक चीज हमेशा याद रखना। क्या याद रखना? कि जब भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो तुम दोनों डायरेक्शन में टेंशन यूज करोगे। और बस बात यह है कि सुनना, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो इस सिस्टम के लिए तो टेंशन ऊपर ही लगने वाली है। तो F बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? m है। क्या ये बॉडी कहीं जा रही है कि ऊपर नीचे? नहीं जा रही। एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। तो फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है बेटा ऊपर वाले को पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो टेंशन पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, एक्सेलरेशन 0। तो T माइनस एम जी बराबर 0। तो T की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? mg। कितनी आ गई बच्चों T की वैल्यू? mg। क्या यहाँ पर भी पेयर यूज हो रहा नहीं हो रहा? पक्का ना बच्चों? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? इसी प्रकार अगर ऐसा होता कि मैंने यहां पर एक M1 को लटका रखा और यहां पर किसको लटका रहा बच्चे? M2 को लटका रखा। तो टेंशन देखते बच्चों, जब दो दो रस्सी आ जाती है तो टेंशन भी टूट जाती है। इसका टेंशन T2 मान लो, इसकी टेंशन T1 मान लो, इसको पकड़ के रखो। ये किसकी वजह से नीचे जा रहा है बेटा? M2G की वजह से नीचे जा रहा है। समझ में आया नहीं आया? तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इसका मैं? तो M2 के ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो T2 लग रहा है केवल। समझ में आया नहीं आया? पक्का बच्चों? इज दैट क्लियर? अरे आया कि नहीं आया? बिल्कुल। और नीचे क्या है बेटा? M2G की वजह से। और M1 पर देखो बच्चों, ऊपर लग रहा है T1 टेंशन। अगर ये T2 टेंशन ऊपर लग रहा है, ऊपर लग रहा है मतलब ये इसको खींच रहा है, तो यार ये T2 टेंशन सेम टेंशन से इसको नीचे खींचेगा। समझ रहे हो? ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। और नीचे कितने से जा रहा है? ये M1G से। अब यार बच्चों स्टेशनरी है तो उसका मतलब ऊपर वाला बराबर नीचे के बराबर होगा क्या? तो T1 बराबर आ जाएगा M1G प्लस T2। और यहाँ पर T2 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? M2G से। तो T2 की वैल्यू रख दूं यहाँ पर मैं, तो T1 बराबर आ जाएगा M1G प्लस M2G। और M1 प्लस M2 को कॉमन ले लूंगा बेटा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? M1 प्लस M2G। समझ में आया नहीं आया? पक्का बच्चों? इज दैट क्लियर? अरे यस और नो? समझ में आया बच्चों? समझ में आया? अरे क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अगर 3 कर लो बच्चों, 3, तो तुम्हें पता चला बच्चों टेंशन किस में ज्यादा होगी तुम्हारे हिसाब से? इस वाली रस्सी में ज्यादा टेंशन होगी या इस वाली में? दिमाग लगाओ। वापस ऑब्जेक्ट बनाओ एक और। ये M1 मान लो, M2 मान लो, और क्या मान लो बेटा? M3। टेंशन किस में ज्यादा होगी? T1 टेंशन ज्यादा होगी या T2 ज्यादा होगी या T3 ज्यादा होगी? जल्दी से बताओ। ऑब्वियस बात है T1 ज्यादा होगी, क्योंकि T1 रस्सी है ना जो तीनों को पकड़ के रख रही है। T2 रस्सी केवल 2 को पकड़ के रख रही है, और ये वाली रस्सी केवल इसको पकड़ के रख रही है। तो T3 की वैल्यू तो हो जाएगी बच्चों M3G। T2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों M2 प्लस M3G। समझ में आ गया? और T1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चे M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। अरे समझ में आया गाँव वालों? अरे आया कि नहीं आया? ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये तो मैंने इसकी बात करी सिंपल, लेकिन अपन ने बात किसकी करे थे बेटा? पुली की। तो रोप की बात कर ली। पुली, पुली में क्या होगा बेटा? मान लो कि हमारे पास मैंने यहाँ पर क्या लटका दी बेटा? एक पुली लटका दी, ठीक है। एग्जाम्पल देख ले बच्चों, अपन ने क्या लटका दी? एक पुली लटका दी, ठीक है। अब पुली लटकाने के बाद क्या हुआ कि रोप भी कलर दूसरा ले, व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने एक रस्सी ली, यहाँ पर भी एक रस्सी ली, यहाँ पर अपन एक मास्क लटकाया M1, यहाँ पर अपन एक मास्क लटकाया बच्चों M2। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर M1 मास्क लटकाया और यहाँ पर क्या मास्क लटकाया? M2 मास्क लगाया। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो मान लो कि हमने
इसको कुछ एक्सेलरेशन दिया है, दिया नहीं, ये अपने आप नीचे जाएगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया। अगर m1 बड़ा होगा m2 से तो ये यहाँ से नीचे जाएगा, और अगर m2 बड़ा होगा m1 से तो ये यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन अपन ये वाला कैसे ले रहे हैं, अगर ये यहाँ से a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा तो ये सेम एक्सेलरेशन से ऊपर भी जाएगा। नीचे जाने का कारण m1g, टेंशन होगी T1, समझ में आया। अब ये T1 टेंशन है जिसकी वजह से, सुनो तुम्हें पता है ये m2g से नीचे जाना चाहिए लेकिन ये जा नहीं रहा, फिर भी ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इसको ऊपर लेके कौन जा रहा है, जल्दी से बताओ बच्चों, इसको ऊपर लेके जा कौन रहा है, दिमाग लगाओ बच्चों। क्या ये T1 टेंशन है क्या जो इसको ऊपर लेके आ रहा है, जल्दी से बताओ। अब तुमने अभी भी बोला था कि सर टेंशन को दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, इसके लिए ऊपर ले रहे तो इसके लिए नीचे लो। नहीं बेटा, वहां पर देखा बच्चों ऐसा था सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर एक और मास लटका दो तो बात हो सकती कुछ, लेकिन अभी इसकी बात नहीं कर रहे। मिट जा साले यहाँ से, अरे मिट जा रे, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा। तो ये मिट क्यों नहीं रहा, मिट जा, ठीक है। अरे आगे कि नहीं आया बच्चों। हाँ अब देखो बच्चों, मैं जो चीज समझा रहा हूँ, ये T1 से, सुनना, अगर ये बॉडी केवल अकेली होती है m1 तो ये कितने से नीचे जाती है, m1 से, बिल्कुल सही है। क्या ये g एक्सेलरेशन से नीचे जा रही होती, तक बिल्कुल सही है। लेकिन ये क्या रोकी जा रही है क्या, कौन रोक रहा है इसको, वो रोप रोक रही है इसको, वो रस्सी रोक रही है, वो एक्सटेंशन रोक रहा है, सही है ना बच्चों, जिसकी वजह से टेंशन आ रही है। अभी टेंशन आई क्यों, क्योंकि यहाँ पर लटका हुआ है, तो इसका मतलब है T1 इसको नीचे गिरने से धीरे धीरे ले जा रहा है, और ये T1 इसी को ऊपर भी ले जा रहा है। समझ में आया क्या, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, 100% नहीं आया बच्चों तुम्हें। वापस देखो, ये है पुल्स, क्या है बच्चों, मिस्टर पुल्स। और इस पुल्स के लिए यहाँ पर मैंने बनाया कि एक m1 मास है, यहाँ पर बनाया मैंने m2 मास है। मैंने बोला m1 m2 से मोटा है तो ये नीचे जाएगा g एक्सिलरेशन से। अरे हाँ कि ना, अरे आया नहीं आया, जी एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये m1g हो जाएगा क्या, पक्का। लेकिन बच्चों क्या जी से नीचे जाएगा, फ्री फॉल नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई एक्सेलरेशन इसका कम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा बेटा, a एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कम हुआ जो कि जी से छोटा है, याद रख लेना बेटा, जी से छोटा एक्सेलरेशन, क्योंकि ये लटका रखा है, ये लटका रखा है तो ये रस्सी में टेंशन आ रखी, टेंशन आ रखी तो इसको रोका जा रहा है टी से। और अगर ये m2 यही खड़ा है या ये भी ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है तो इसको ऊपर लेके कौन जा रहा है, टी, समझ रहे हो बेटा। ये हो गया m2g जो कि इसको धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, m1 का ऊपर कौन ले जा रहा है, t, नीचे कौन ले जा रहा है, m1g। एक्सेलरेशन ऊपर है नीचे, नीचे, तो इक्वेशन बनाओ F इज इक्वल टू एम ए, नीचे वाले को पॉजिटिव ऊपर वाले को नेगेटिव, ऐसा ही ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव। यहाँ बच्चों एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तुम, एक्सेलरेशन डायरेक्शन नीचे नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे m1g माइनस टी बराबर m1 है। समझ में आ गया कि नहीं आया, इक्वेशन नंबर 1। अरे पक्का इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई क्या। अब कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बच्चों अपन, अब लगाएंगे अपन इक्वेशन नंबर 2। कौन से लगाएंगे, इक्वेशन नंबर 2, कैसे, m2 ऊपर कौन ले जा रहा है, t, एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर है, ठीक है ना बेटा, नीचे कौन है, m2g। अब बच्चा देखो F बराबर क्या आ जाएगा, m2g, फोर्स कितना है, जला दिमाग लगाओ, फोर्स क्या, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे क्या बेटा, t माइनस m2g बराबर m2a होगा, नहीं होगा, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया अपन, ठीक है ना। तो t माइनस m2g बराबर m2a, तो इक्वेशन यहां बन गई सेकंड, इक्वेशन नंबर 1 यहां बन गई। अब इन दोनों को सोल्व करना है बच्चों, इन दोनों को क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। तो बीच वाली डायग्राम को मिटा दूंगा मैं सोल्व करने के लिए, हाँ बच्चों पक्का ना, बीच वाले डायग्राम को मिटा दूं ना मैं, समझ में आ गया, मिटाते बीच वाले डायग्राम पे ना अपन। किसका फोन है, m1g माइनस टी बराबर m1a, और यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, हाँ माइनस टी प्लस का ले लेता हूँ और माइनस का m2g ले लेता हूँ ना, बराबर m2a, क्या दोनों कट गए आपस में, बताओ m1 माइनस m2 इंटू जी हो गया क्या, और ये m1 प्लस m2 इंटू जी हो गया क्या, अरे सॉरी ए है, ये हो गया क्या, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में g। सोचो जरा बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता था, f अपॉन
एम, टोटल एम होता नहीं होता था? दिमाग लगा लो बच्चों, बिल्कुल होता था। अब मैं इसी एक्सेलरेशन को थोड़ा सा ऐसे लिखूं कि अगर कोई बॉडी किसी पुल्ली पर है, ये m1 है और ये क्या है बेटा, m2 है, अगर ये नीचे जा रहा है तो मेरे लिए फोर्स m1g पॉजिटिव और m2g नेगेटिव, क्योंकि वो ऊपर आ रहा है। टोटल फोर्स तो यही लग रहा है पूरे सिस्टम पर। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों F अपॉन टोटल मास। सही बात है कि नहीं है? टोटल मास। तो F कितना लग रहा है बच्चे, m1 माइनस m2g, और टोटल मास कितना आ जाएगा बेटा, m1 प्लस m2g। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। ये निकला नहीं निकला? अरे पक्का समझ में आया नहीं आया? अगर ये होता है कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो क्या m2 माइनस m1 इंटू जी हो जाएगा क्या, नीचे m1 प्लस m2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, बताओ। एक्सिलरेशन, मैं एक्सिलरेशन पे गौर कर रहा हूँ बच्चों, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। सोचो जरा, अगर एक पुल्ली ड्राइव दे रखा है हमें, यहाँ कैपिटल एम है और यहाँ स्मॉल एम है, तो एक्सिलरेशन क्या होगा, m माइनस एम अपॉन m प्लस m इंटू में जी। समझ में आ गया क्या? अरे पक्का क्या नहीं पक्का? लेकिन बच्चों टेंशन नहीं निकाली अभी तक अपन ने। सोचो जरा, टेंशन अभी भी नहीं निकाली है ना, तो टेंशन हम निकाले अपन। तो किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो बच्चों यहाँ से। किसको? ये देखो बच्चों, यहाँ से ये वाली इक्वेशन, यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे हिसाब से, टी बराबर क्या m1g माइनस m1a हो जाएगी क्या? ये उधर चला जाएगा ना। और m1, इसके लिए बच्चों थोड़ा सा अपन को बड़ी चीज उठानी पड़ेगी ना। मैं वापस ले रहा हूँ ना यहाँ पर, इस बार छोटा छोटा लिखूंगा। देखो, टेंशन निकालने जा रहे हैं बच्चों पर, है ना। क्या था हमारे लिए, एक है पुल्ली, यहाँ पर है कौन, m1, यहाँ पर कौन है बेटा, m2, ठीक है ना। इक्वेशन में यहाँ t, ये भी t ऊपर खींचा जा रहा है, नीचे क्या है m1g, और इधर क्या है बेटा m2g। यहाँ एक्सेलरेशन इधर है तो यहाँ एक्सेलरेशन उल्टा है। इक्वेशन लिखो बच्चों सारी। तो पहली इक्वेशन तो ये वाली लिखो m1 की, है ना। बताओ क्या है कि जल्दी से मुंह से बोलो बच्चों, ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव, या फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव। तो आ जाएगा बच्चे m1a प्लस m1g बराबर t, या फिर गलत लिख दिया मैंने, मिट जा बेटा मिट जा। क्या हो जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू एम, इक्वेशन लिखोगे पहले तो तुम। F टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ये देखे, टोटल फोर्स लग रहा है m1g पॉजिटिव है और t नेगेटिव है, बराबर आ जाएगा m1a। और दूसरी इक्वेशन में F बराबर ma लगाओ, 2 के लिए ना, ये 1 मास के लिए और सेकंड मास के लिए। तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव, बराबर m2g। यहां से मैंने a की वैल्यू निकाली थी बेटा, क्या निकाली थी, m1 माइनस m2, ये अपन ने पहले ही देख लिया बच्चों, m1 प्लस m2 इंटू में g। एक्सेलरेशन लिखा, किसी एक में पुट करना पड़ेगा बेटा अपन को ना, किसी एक में अगर एक्सेलरेशन पुट करे, ये आएगा बच्चों, यहाँ पर वापस गलत लिख दिया, रखो यहाँ पर। तो t माइनस m2g बराबर, यहाँ m2 वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में g। समझ में आया? ये मान ले जाऊँ बच्चों, प्लस को हो जाएगा ना, तो t बराबर m1 m2 माइनस m2 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर इंटू में, ये थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी बेटा ना, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने लग गया, इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से लिखो। क्या यहाँ पर t बराबर m2 वहां चला जाएगा क्या, तो m2 m1 को तो मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर m2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे m1 प्लस m2 कर दिया। ये प्लस का m2 वहां चला जाएगा क्या, और वहां पर क्या आ जाएगा बेटा, जी कॉमन आ गया दोनों में, चेक कर लो यहाँ तक समझ में आया। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, देखो बच्चों, m1 m2 माइनस m2 का स्क्वायर, एलसीएम लोगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। अरे नहीं 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 नहीं, देखो जल्दी जैसे वापस देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर, नीचे क्या चल रहा है m1 प्लस m2, क्या ये कट गया क्या इससे, अरे पक्का नहीं पक्का। और m1 और m2 देखो बच्चों जल्दी से, ये प्लस है यहाँ पर, है ना, m1 m2, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्या, तो क्या आ जाएगा 2 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g। ये आ गया बच्चों टेंशन।
सिंपल टेंशन हमारे सामने आ चुकी है बच्चों। कितनी आ चुकी टेंशन? 2m1 m2 है ना। तो यहाँ पे ट्रिक बता दूं बच्चों में, आप शॉर्ट ट्रिक अच्छे से याद रख लेना इसको। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर जब भी हमारे पास एक पुल्ली ड्राइव दे दें और यहाँ पर ऐसा बोले कि एक मास है m1, एक मास है m2, जिसमें से m1 m2 से बड़ा है, तो एक्सेलरेशन नीचे होगा, टेंशन ऊपर होगी, m1 g से नीचे जाएगा, ये भी m2 g से नीचे जाना चाहिए था, लेकिन टेंशन इसको खींच रही है, तो पहली इक्वेशन से एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो m1 में से m2 माइनस होगा, नीचे m1 प्लस m2 इंटू जी होगा, और जो टेंशन निकलेगी वो 2m1 m2 हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा, वही m1 प्लस m2 इंटू जी। समझ में आ गया नहीं आया? अगर बच्चों ऐसा होता कि m2 बड़ा होता है m1 से, तो टेंशन तो वही होती, टेंशन में कोई चेंज नहीं होता, बस यहाँ पर m2 माइनस m1 हो जाता। अरे समझ में आ गया क्या बेटा? पक्का बच्चा क्लियर है कि नहीं है? जेड क्लियर? अरे हाँ कि ना? पक्का बच्चों समझ में आ गया? ओके। अब छोटा मोटा एग्जांपल और देखे बच्चों, ये लेक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, भले गैप ले लेके देखना, लेकिन देखना जरूरी है ना। मान लो कि हमारे पास एक पुल्ली यहाँ पर आ गई, यहाँ पर एक m मास को लटका दिया बच्चों अपन ने, और यहाँ पर भी एक मास है कैपिटल M, और यहाँ पर एक स्मॉल m है। ये नीचे जाएगा बच्चे किससे? mg से। तो इसका मतलब इसको नीचे एक्सेलरेशन मिल चुका है, नीचे एक्सेलरेशन, तो इसको आगे मिल चुका है। इसको आगे कौन ले जा रहा है? टेंशन। लेकिन ये जी से नीचे नहीं जा रहा, धीरे धीरे जा रहा है, तो इसको टेंशन ने पकड़ के भी रखा हुआ है। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों F बराबर m है। तो बताओ फोर्स वाला नीचे कौन सा लग रहा है बेटा? mg लग रहा, नहीं लग रहा? दिख रहा है। और ऊपर क्या लग रहा है? t। माइनस लगा दूं और नीचे क्या जाएगा? m है साइड में। समझ में आया क्या? इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन में भी F बराबर m है बच्चों। mg g कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्शन ये है इसकी। तो बताओ इसको आगे कौन ले जा रहा है? फोर्स कौन सा ले जा रहा है इसको आगे? t। तो यहाँ t आ गया और यहाँ कैपिटल M इंटू ए आ गया। समझ में आ गया क्या बच्चे? t की वैल्यू उठा के यहाँ रख दे जल्दी से। तो mg माइनस का कैपिटल M a बराबर स्मॉल m a। समझ में आया? तो mg बराबर क्या आ जाएगा बच्चे? m प्लस कैपिटल M इंटू ए। तो a बराबर क्या आ जाएगा? mg, नीचे आ जाएगा बच्चों m प्लस m। समझ में आ गया बेटा? तो बताओ एक्सेलरेशन कितना मिला, जल्दी से बताओ। अरे एक्सेलरेशन कितना मिला बच्चों? जल्दी से बताओ। एक्सेलरेशन मिला है mg, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? m प्लस m। सोचो जरा कि एक्सेलरेशन जो है किसकी वजह से हुआ? केवल इसकी वजह से। क्या ग्राउंड की तरफ यही है क्या? ये थोड़ी था, नहीं है। अगर इसको यहां लटका देता तो होता, लेकिन ये तो सीधा यहाँ पड़ा हुआ है। समझ रहे हो बेटा? ये तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बात ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है केवल स्मॉल मास पे, लेकिन बच्चों टोटल मास का डिवाइड होगा ही होगा, टोटल मास का डिवाइड होगा ही होगा। अगर ऐसा होता है कि इस डेस्क पर यहाँ पर मैंने पुल्ली लगाई और यहाँ पर बच्चों कैपिटल M लटका दूं, मैं क्या लटका दूं बच्चों? इस बार कैपिटल M को लटका दिया जाए, और यहाँ पर कौन आ जाए बच्चे? स्मॉल m आ जाए। तो बताओ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन इस बार केवल कैपिटल M की वजह से आएगा, और नीचे दोनों जुड़ जाएंगे। अरे समझ में आया नहीं आया? पक्का बच्चों क्लियर है कि नहीं है? टेंशन तो तुम्हें पता चली गई होगी। टेंशन कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। एक्सेलरेशन मिल गया, यहाँ रख दो, टेंशन मिल जाएगी। क्या आ जाएगा? T बराबर mg अपॉन m1 प्लस m प्लस कैपिटल M। बच्चों क्या ये वाला फॉर्मूला है क्या? देखो बस 2 नहीं आया इसमें। 2 क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों लटके हुए थे, यहाँ एक लटका हुआ बस। ठीक है बेटा, कर लोगे क्या बच्चे? अरे हाँ कि ना? पक्का ना बच्चों? ठीक है क्या? ठीक है। अब कुछ कुछ एग्जाम्पल है बच्चों जो तुम्हें खुद करने हैं ना, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है। एक्सेलरेशन और क्या निकालनी बेटा? नया नया डायग्राम ले लेता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ। ऐसे में अगर ये m1 मास है, यहाँ लगा दी मैंने पुल्ली, और यहाँ पर क्या है बेटा? m2 मास है। ये m1 मास है, m2 मास है ना, रोप है, तो ये गई यहाँ से, इससे लटक गई बच्चे ना, यहाँ से। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? कितना मास है ये? m2 मास है। एक्सेलरेशन कहाँ देना चाहोगे बेटा? मैं ये मान लेता हूँ एक्सेलरेशन इधर है। सर यहाँ पे भी तो हो सकती है, ये भारी होगा, तो बेटा कुछ भी हो सकता है। एक्सेलरेशन यहाँ ले लो, तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है क्या? तो तुम्हें एक तो ए बताना कितना आएगा, और एक बताना तुम्हें टी। बच्चों नोट्स अपलोड कर रखे हैं, उसमें से देखना, जाके आंसर मैच करना ना। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, टेंशन निकालनी इन दोनों के बीच में। ठीक है, टेंशन इसकी ऊपर होगी, अगर एक्सेलरेशन इधर है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसकी टेंशन की वजह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, कि दोनों तरफ से ऊपर वाले में एंगल क्या ले लोगे बच्चे? थीटा ले लेना। ऊपर वाले में एंगल क्या ले लोगे? थीटा। यहाँ पर बच्चों एंगल ले लो अल्फा, और यहाँ पर एंगल ले लो बीटा, इसके बीच में एंगल ले लो 90 डिग्री। ठीक है बेटा, क्या ले लोगे? 90 डिग्री। यहाँ पर
पुली लगा दी एक, यहाँ से यहाँ एक मास इधर लटका दो बच्चों, एक मास इधर लगा दो, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। मान लो एक्सेलरेशन इधर है तो वही निकालना और इन दोनों के बीच की टेंशन भी बतानी बच्चों, टी टी, ठीक है। ये टी ऊपर जाएगा और ये टी इधर आएगा, ठीक है ना बेटा। एक्सेलरेशन बताना तुम्हें, टेंशन भी बतानी, ठीक है बेटा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? पक्का बच्चों कर लोगे क्या? एक और क्वेश्चन देखूं मैं तुम्हारे लिए, ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करना बेटा, फिर मैं ट्रिक बता दूंगा सबकी, ठीक है। इसके लिए और इसके लिए, और यहाँ पर एक मास लटका हुआ है ना, इसका कैपिटल एम ले लो, इसने इसको बांध रखा है, इसने इसको बांध रखा, और यहाँ पर मास लटका दो, ये m2 मास है और ये बच्चे क्या है बच्चे m1 मास है। मान लो एक्सेलरेशन यहाँ है तो ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो बेटा टेंशन दो रोप आगे, एक रोप इधर है एक रोप इधर है, तो यहाँ T1 टेंशन ले लेना, यहाँ पर इक्वेशन में T2 टेंशन ले लेना। ये ट्राई करना बच्चों, ये मैं डिस्कस करूंगा, प्रॉब्लम है ना, सारी प्रॉब्लम तुम मुझे बताओगे तो मैं इसको भेज दूंगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो बेटा, एक और एग्जाम्पल में ये है कि हमारे पास m1 है, यहाँ पर क्या है बेटा m2 है, और यहाँ पर है बेटा m3। तो एक्सेलरेशन में बता दो कितना आएगा बेटा, m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अरे हाँ कि ना, इनटू में जी, क्योंकि इन दोनों की वजह से नीचे हो रहा है, इन दोनों की वजह से ऊपर। बच्चों ये वाला तो वही केस हो गया, इन दोनों के बीच का टेंशन इसी पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ टेंशन एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी। समझ में आ गया कि बच्चों? कर लोगे एक बार, इक्वेशन बनानी है बच्चों, आंसर नहीं निकालना है इसके लिए, है ना। ये बच्चों अपन ने टेंशन के काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन टेंशन के अपन ने कर लिए हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे क्वेश्चन, ये देखो। हमारे पास मान लो कि ऐसा कुछ सिस्टम दे रखा है जिसमें यहाँ पर लगा रखी एक पुल्ली, यहाँ लगा रखा बच्चों m1 मास जो कि इससे कनेक्टेड है, यहाँ लगाया बच्चे एक और पुल्ली, ठीक है बेटा, यहाँ एक और पुल्ली लगा रखी है जिसकी वजह से ऊपर डिशुम डिशुम डिशुम, ये यहाँ से फिक्स नहीं है बेटा, पुल्ली है ना, पुल्ली यहाँ से फिक्स नहीं है, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड हुआ और ये इससे कनेक्टेड हुई, इसको हटा दो, और नीचे क्या लटका दिया बच्चों, इसके m2 मास लटका दिया। तो एक्सेलरेशन बताना क्या होगा, टेंशन बतानी है, इसके बीच में क्या होगी टेंशन, इन दोनों के बीच में, और इसके बीच में टेंशन क्या होगी, है ना। मैं बताऊंगा बेटा कि तुमने नोटिस करा एक चीज कि यहां से लेके यहां तक जो टेंशन है, ये और ये तीनों टेंशन सेम होगी बच्चों, रोप सेम है। अब मैंने जो जो होमवर्क दिए बच्चों, ये नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में फुल डिस्कशन करूंगा, लेकिन तुम पहले सॉल्यूशन करके बैठोगे, 100% सॉल्यूशन करके बैठोगे तभी, क्योंकि मैं उसमें बताऊंगा बेटा ट्रिक्स, सारी की सारी क्या बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, है ना। तो आज के लिए इतना काफी लेक्चर, अपन ने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये पढ़ लिया। अब बात किसकी करेंगे बेटा, फ्रिक्शन फोर्स की। इसकी बात करेंगे बच्चा फ्रिक्शन फोर्स की, इसके बाद आगे चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना बच्चों, सारे क्वेश्चन, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। टाटा बाय बाय।